कौर। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और इसीलिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बीमारी से मास्क ही आपको बचाएगा। न्यूज़ 18 सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। पीएम मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। पीएम मोदी ने इससे पहले 1 मार्च 2021 को कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी। तो 1 मार्च को पहली डोज ली थी और ये दूसरी डोज की तस्वीरें जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में ली है। लगातार पीएम मोदी वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी भी दी कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे वैक्सीनेशन के जरिए। और ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर 1 मार्च 2021 की जब उन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी और दूसरी तस्वीर आज की तस्वीर, अब से कुछ देर पहले की तस्वीर जब उन्होंने एम्स में दूसरी डोज ली है। और लगातार पीएम मोदी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो लोग इस वैक्सीनेशन के लिए योग्य हैं वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। और वैक्सीनेशन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कारगर तरीका है और जो वैज्ञानिकों ने काम किया है, डॉक्टर्स ने काम किया है, उनका काम उल्लेखनीय है। ऐसे में उनके योगदान को जाया ना होने दे। इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि मैंने एम्स में आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। कोरोना को हराने के कुछ तरीकों में वैक्सीन भी एक कारगर तरीका है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के योग्य हैं तो जल्द ही वैक्सीन लगवाएं। I have given second dose of Covaxin manufactured by Biotech to our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi जी। आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज़ के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज़ दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली एंड इट वाज़ रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडमिक सिचुएशन में। सो थैंक यू। Namaste, my name is Niveda. I am the vaccinator who gave the Prime Minister the first dose of Covaxin. Presently, I am working in the Hospital Infection Control Committee. आज I had another opportunity to meet sir to vaccinate him for the second time. I assisted Sister Nisha. Basically, I am from Pondicherry, as already told. I was elated again. I got a second opportunity to meet sir. अच्छा लगा, सर से फिर से बातचीत हुई, एक फ़ोटो भी लिए थे हमने। तो ये वो स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्होंने पीएम मोदी को कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है और इन्होंने कहा कि इन्हें आज सुबह ही जानकारी मिली कि पीएम मोदी एम्स आने वाले हैं वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए। उन्होंने इसे यादगार लम्हा बताया। तो इस बीच लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली डोज की तस्वीरें 1 मार्च की और दूसरी तस्वीर अब से कुछ देर पहले की एम्स में जब पीएम मोदी ने कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच पीएम आज शाम 6:30 बजे एक अहम बैठक करेंगे। पीएम मोदी सभी राज्यों के सीएम के साथ अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते केस पर मंथन होगा। इस बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में नाइट कर्फ्यू पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। हालांकि पीएम के साथ बैठक के बाद इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। यूपी के रामपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें पंचायत के प्रधान पद के एक उम्मीदवार ने चुनाव में फर्जी वोट डालने की बात कही। ये वीडियो 2 अप्रैल का है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए आरोप लगाया गया कि पंचायत के प्रधान पद के उम्मीदवार ने न केवल चुनाव में धांधली करने बल्कि पुलिस को भी पैसे देने की बात कही। ना तो फर्जी पड़ेगा, वो फर्जी भी पड़ेगा तो तुम्हारा पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा। ये पुलिस तो अल्लाह के हुक्म से पहले कर दिया। इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद पुलिस ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के साथ ही कोरोना नियमों को तोड़ने के आरोप में भी उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रधान पद का उम्मीदवार है बब्बू घोसी। उसके द्वारा 2/4/2021 को अपने कार्यालय के बाहर कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया।
वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखा कि लोगों ने एक दूसरे से ना तो दूरी बनाई और ना ही किसी ने वहां मास्क पहनना ही जरूरी समझा। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह हावड़ा में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर खाना खाने के लिए पहुंचे। गृह मंत्री हावड़ा में राजीव बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और हावड़ा की डोमजूर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी कार्यकर्ता के घर खाना खाने पहुंचे गृह मंत्री के साथ राजीव बनर्जी भी मौजूद रहे। नेताओं ने जमीन पर बिछी चादर पर बैठकर ही खाना खाया। अपने कार्यकर्ता के यहाँ गृह मंत्री अमित शाह खाना खाने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इससे पहले डोमजूर में गृह मंत्री अमित शाह ने एक लंबा रोड शो किया। रोड शो के दौरान लोगों की अपार भीड़ देखने को मिली। जहां तक नजरें जाएं वहां तक लोगों की भीड़ ही दिखने लगी। जिस वक्त रोड शो निकला तो सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। महिलाएं मोबाइल में नेताओं की तस्वीरें रिकॉर्ड करती रही। खड़ा होकर इंतजार कर रही हैं जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और लोग उनकी फोटो खींचेंगे, उनसे बात करेंगे, अभिवादन करेंगे। अमित शाह ने इससे पहले एक रोड शो हुगली जिले की सिंगुर सीट पर भी किया। सिंगुर में भी रोड शो में अपार भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में बीजेपी के झंडे सड़कों पर लहराते रहे। सिंगुर सीट पर बीजेपी ने रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया है, जो इस सीट से पिछला चुनाव टीएमसी की टिकट पर जीते थे, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन गृह मंत्री के ये ताबड़तोड़ रोड शो बीजेपी के नए प्लान का हिस्सा है, जो तीसरे दौर के चुनाव के बाद बनाया गया है। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि बीजेपी ने अब अपना पूरा जोर पश्चिम बंगाल के चुनावों पर लगा दिया है, जिसकी वजह यह है कि असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु की सभी सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब केवल बंगाल ही बाकी है, जहां वोटिंग के अभी 5 चरण बाकी हैं। बीजेपी का मानना है कि शुरुआती 3 चरणों में वो टीएमसी पर बढ़त बनाने में कामयाब हुई है, इसलिए बचे हुए 5 चरणों के लिए बंगाल में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सूत्रों के मुताबिक नए प्लान के तहत कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बीजेपी अब 2 मई दीदी गई के नारे पर जोर देगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रचार में पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री की रोज 2 से 3 जनसभाएं कराने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा बाकी स्टार प्रचारकों से रोज 3 से 4 रोड शो कराए जाएंगे। ये कोशिश बीजेपी के प्रचार अभियान को ज्यादा आक्रामक बनाने के लिए है। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में एक बार फिर भारी बर्फबारी हुई। बर्फ गिरने से वहां तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। रोहतांग में इतनी बर्फ गिरी कि चारों तरफ सफेद रंग के अलावा दूसरा कोई रंग दिखना ही बंद हो गया। वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। मकानों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। पहाड़ और पेड़ों के पत्ते तक बर्फ में ठिठुरे हुए नजर आए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लाहौल स्पीति से भी सामने आई। वहां बर्फबारी की वजह से सड़कों पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं रहा, क्योंकि आसमान से गिरी बर्फ रास्तों पर जम गई। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी लखनऊ की किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी के 42 डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गए। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि केजीएमयू के कुलपति और मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत 42 लोगों को कोरोना हो गया और शक जताया जा रहा है कि ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। बताया गया कि यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी ने 25 मार्च को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई थी, लेकिन उसके बाद भी वो बीमार हो गए। और हैरानी की बात तो ये कि उन्हें इससे पहले भी कोरोना हो चुका है। हालांकि कोरोना के टीके की 2 खुराक लेने के बाद भी बीमार होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा पद संभालने वाले राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर डीएस नेगी भी कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि उन्हें भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी हैं। इसलिए ऐसे लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरों पर सरकार गंभीर हो गई है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की खबर है कि अब इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि पॉजिटिव मिलने वाले लोगों में कितने ऐसे हैं जिन्हें कोरोना का टीका लग चुका है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के टेस्ट से पहले भरे जाने वाले फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए। अब कोरोना के टेस्ट से पहले फॉर्म में ही लोगों को ये भरना होगा कि उन्हें वैक्सीन लग चुकी है या नहीं, और अगर वैक्सीन लग चुकी है तो वो कोवैक्सीन लगी है या कोविशील्ड लगी है। टेस्ट से पहले ये भी बताना होगा कि अगर वैक्सीन लगी है तो उसकी कितनी डोज लगी हैं, और सैंपल देते वक्त ही डोज लगने की तारीख भी फॉर्म में भर कर देनी होगी। बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की खबरें सामने आई जो वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन अब सरकार ऐसे मामलों से जुड़े सटीक आंकड़े जुटा पाएगी जो आगे की रणनीति बनाने में सरकार के काम आएंगे।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डीएम के मकान के बाहर रानीगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक धीरज ओझा धरने पर बैठ गए। उन्होंने वहां के एसपी पर मारपीट करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने डीएम नितिन बंसल के मकान के बाहर जमकर हंगामा किया। वो वहां जमीन पर लेट गए। इस दौरान उनके शरीर पर शर्ट नहीं दिखी। पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा। विधायक धरने पर बैठे तो उनके कई समर्थक वहां जुट गए। उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ने पर डीएम नितिन बंसल बीजेपी विधायक को बातचीत के लिए वहां से उठाकर अंदर ले गए। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर डराने वाली लगी है। कई राज्यों में बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के नए मामले बढ़े हैं। इसके चलते राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। हालांकि ये लॉकडाउन सिर्फ रायपुर में ही लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। रायपुर कलेक्टर एस भारती दसन ने बताया कि कोरोना के हालात को देखते हुए रायपुर को 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। इस बीच जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। रायपुर जिले में भी जो लॉकडाउन के लिए उन्होंने तारीख तय कर दिया है और उसमें कड़ाई तो की जाएगी। हमारा विभाग, गृह विभाग भी जैसे पिछले बार भूमिका अदा किया था लोगों को आग्रह करके, तो इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रबंध हो सके। रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। झारखंड के सिमडेगा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी अस्पताल के छज्जे पर चढ़कर नीचे कूदने की कोशिश करता दिखा। बताया गया कि नशे के आदी इस आदमी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन मौका पाकर वो खिड़की के ऊपर बने छज्जे पर चढ़ गया और नीचे कूदने की धमकी देने लगा। इस दौरान उसने अपने पैर नीचे लटका लिए और कूदने की कोशिश करने लगा। उसकी इस हरकत से वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोग उसे बचाने की कोशिश करते दिखे। इसी बीच अस्पताल का एक कर्मचारी सीढ़ी लगाकर वहां पहुंचा और उसे उतारने के लिए मनाने लगा। जब वो आदमी नहीं माना तो सबने मिलकर उसे रस्सी से बांध दिया और उसे उतारने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी धक्का मुक्की में वो छज्जे से नीचे गिर पड़ा और हवा में उल्टा लटकने लगा। हालांकि उसके पैरों में रस्सी बंधी थी जिसे ऊपर छत पर मौजूद लोगों ने पकड़ रखा था। यही नहीं, उसे बचाने के लिए नीचे कुछ लोग दरी पकड़कर भी खड़े थे। बाद में उसे रस्सी के सहारे नीचे उतार लिया गया। नीचे उतारने के बाद उसे दोबारा उसके वार्ड में भेज दिया गया। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में दोपहर में एक बारात घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में धमाके की वजह से ये आग लगी, जिसके बाद वहां मौजूद लोग खुद इसे बुझाने में जुट गए, लेकिन आग भड़कती चली गई। जहां ये घटना हुई वहां बड़ी संख्या में कुर्सियों और टेंट का सामान रखा था, जिससे आग तेजी से भड़की। बारात घर रिहायशी इलाके में होने की वजह से आसपास के घरों के भी इसकी चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा। इसलिए उस वक्त जितने लोग वहां पर थे सब एक साथ आग को काबू करने में खुद ही जुट गए। बताया जा रहा है कि उस जगह पर दमकल की गाड़ियों को काफी दूर से आना होता है, क्योंकि जहां आग लगी उस इलाके में कोई फायर स्टेशन नहीं है। गैस सिलेंडर फट गया सर। गैस सिलेंडर फटने के बाद बच्चे में बाहर निकाल लाया, एकदम दूसरा भी फट गया। दूसरा पकड़ने के बाद आग पकड़ ली सर। कोरोना मरीजों के फिर तेजी से बढ़ने के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कोरोना को फैलने से रोकने में मास्क को सुरक्षा कवच बताया और कहा कि कार में अकेले बैठने पर भी मास्क लगाना होगा। साथ ही अदालत ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मास्क ने लाखों लोगों की जान बचाई है, इसलिए अगर घर में भी बुजुर्ग है तो वहां भी लोगों को मास्क पहनना चाहिए। असल में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अकेले कार चलाते वक्त मास्क पहनने के दिल्ली सरकार के फैसले को
चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका को ही खारिज कर दिया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर खुद को क्वारंटीन कर लिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने 18 साल की उम्र के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की वकालत की। गहलोत ने अपने खत में पीएम से इसकी इजाजत देने की मांग की, क्योंकि केंद्र सरकार ने नियम बनाया है कि 45 साल से नीचे सिर्फ डॉक्टरों और नर्सों समेत दूसरे कोरोना योद्धाओं को ही अभी यह वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली में शादी और दूसरे समारोह करवाने वाले बैंक्वेट हॉल मालिकों ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक खत लिखा। इस खत के जरिए उन्होंने बैंक्वेट हॉल के काम को भी जरूरी सेवाओं में शामिल करने की मांग की, ताकि उन्हें नाइट कर्फ्यू में छूट मिल सके। पाकिस्तान की कराची में एक पिज्जा शॉप में गैस सिलेंडर फटने से दहशत फैल गई। इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हैं। लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा। बिल्डिंग का एक हिस्सा तो पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। यही नहीं, इमारत में मौजूद और आसपास जो दुकानें थी वो सब तबाह हो गई। तो वहीं बाहर खड़ी कुछ गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, कुछ सिलेंडर भी सड़क पर बिखरे नजर आए। धमाके की खबर मिलते ही वहां लोग जुट गए और पुलिस ने पूरे इलाके में जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों से पुलिस वालों ने पूछताछ भी की। शुरुआती जांच के बाद ये बताया जा रहा है कि पिज्जा शॉप की रसोई में सिलेंडर फटने से ये घटना हुई। पिज्जा 363 के नाम से इसके अंदर ब्लास्ट हुआ है, गैस का सिलेंडर वगैरह कह रहे हैं उसका। अभी ये बाकी तमाम इदारे आए हुए हैं, तहकीकात हो रही है, नुकसान बहुत हुआ है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के शामली में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के एक नेता ने पुलिस पर अपनी हत्या की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया। बताया गया कि बीजेपी नेता अश्विनी पवार कार में अपने परिजनों के साथ जा रहे थे, तभी पुलिस की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की एक टीम ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और फायरिंग कर दी। और ये पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में बीजेपी नेता की गाड़ी सामने से आती हुई दिखी और फिर बीच सड़क पर रुक गई। गाड़ी को देखते ही एसओजी के सदस्य उसके पीछे भागे। बताया गया कि इस दौरान उन्होंने काफी गोलीबारी की, लेकिन फिर बीजेपी नेता वहां से गाड़ी दौड़ाकर भाग निकले। इन्होंने मेरे ऊपर सीधे फायर किया। फायर करते मैंने गाड़ी नीचे बैठकर दौड़ा दी। इस घटना के बाद बीजेपी नेता की गाड़ी पर गोलियों के निशान भी दिखे और पिछली सीट पर खून के दाग भी। नेता को तो चोट नहीं आई, लेकिन उनका एक परिजन जख्मी हो गया। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि मामला गोलीबारी पर ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद पुलिस उनका पीछा करते हुए उनके घर तक आई और उनको मारते हुए थाने ले गई। अश्विनी पवार ने तो ये तक दावा किया कि पुलिस ने उनके विरोधियों से पैसे लेकर उन्हें मारने की कोशिश की। मुंबई के कुर्ला इलाके में आग लगने से दहशत फैल गई। यह आग एक कबाड़ के गोदाम में लगी, जिसके बाद इसकी ऊंची लपटें उठती नजर आई और पूरा आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इस बीच न केवल भीड़ जुट गई, बल्कि सामने की सड़क पर गाड़ियां भी गुजर रही थी। कुछ मोटरसाइकिल सवार तो आग देखने के लिए रुक गए, जबकि उधर कुछ लोग इधर उधर भागते नजर आए। थोड़ी ही देर में दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू करने में जुट गई। मुंबई के मनसुख हिरेन हत्याकांड में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह से लंबी पूछताछ हुई। परमबीर सिंह के अलावा मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को भी एनआईए दफ्तर बुलाया गया। और करीब 9:30 बजे अपनी सफेद कार से परमबीर सिंह एनआईए हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। हत्याकांड के आरोपी सचिन वाजे से जुड़ी विस्फोटक चिट्ठी लिखने वाले परमबीर सिंह ने मीडिया से कोई बात नहीं की और सीधा एनआईए दफ्तर के अंदर चले गए। तकरीबन 9:30 के आसपास परमबीर सिंह इस कंपाउंड में एंटर हुए थे और अभी जो है एनआईए जो है परमबीर सिंह से पूछताछ कर रही है। लंबी पूछताछ के बाद परमबीर बाहर निकले और बिना कुछ बोले निकल गए, लेकिन अगले ही पल पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की कार एनआईए दफ्तर पहुंच गई। प्रदीप शर्मा ने भी मीडिया से कोई बात नहीं की। प्रदीप शर्मा से भी एनआईए के अफसरों ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन इस जांच पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। धीरे धीरे आईपीएस ऑफिसर, उसके बाद में गृह मंत्री अनिल देशमुख और उसके पश्चात ये जांच मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगी। सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा ने मुंबई पुलिस में लंबा वक्त साथ बिताया है। 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के वक्त प्रदीप शर्मा शिवसेना में शामिल हो गए थे। उन्होंने शिवसेना की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन चुनाव वो जीत नहीं पाए थे। पूछताछ के बीच ही मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर ने राज्य के नए गृह मंत्री को सचिन वाजे मामले में पूरी रिपोर्ट सौंप दी। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि
पुलिस कमिश्नर ने अपनी इस रिपोर्ट में साफ बताया है कि सचिन वाजे सीधे पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को रिपोर्ट करते थे और परमबीर सिंह ने सचिन वाजे को स्पेशल पावर्स दे रखी थी। रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि जॉइंट सीपी ने वाजे की बहाली पर ऐतराज जताया था, लेकिन उनकी आपत्ति को दरकिनार करते हुए क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में ही सचिन वाजे को तैनात कर दिया गया। इस रिपोर्ट के सौंपे जाने के बाद कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि वाजे ने एक चिट्ठी एनआईए कोर्ट को देने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने अनिल देशमुख पर पुलिस में आने के लिए 2 करोड़ की मांग करने का आरोप लगाया है। साथ ही बार और होटल से हर महीने वसूली के आदेश देने का भी इल्जाम लगाया गया है। यही नहीं, खबर है कि इस चिट्ठी में उन्होंने शिवसेना के नेता और मंत्री अनिल परब पर बीएमसी के ठेकेदारों से वसूली करने का आरोप लगाया, लेकिन कोर्ट ने इस चिट्ठी को मानने से इनकार करते हुए उनको कानूनी तरीके से अपनी बात रखने को कहा।